हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उनमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूज़पेपर से क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हर रोज़ क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने एग्ज़ाम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेसिकली करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, हम इस पर्सपेक्टिव से न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 20 अक्टूबर, फ्राइडे। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रहे हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन के बारे में रहा है। दूसरा, अफ़गानिस्तान में जो रिसेंटली अर्थक्वेक आए हैं उसके बारे में एक आर्टिकल रहा है। फूड सिक्योरिटी के बारे में एक आर्टिकल रहा है एंड क्योंकि अभी वर्ल्ड फूड डे हुआ था एंड उसके बाद एक क्लाइमेट जस्टिस पे एडिटोरियल आता है। तो हम इन चारों आर्टिकल्स का न्यूज़ देखेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और हम थोड़ी बहुत इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है हम उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे। तो सबसे पहले सेंटर सेज मेजर्स इन प्लेस टू चेक द प्राइस राइज। ठीक है, ये आर्टिकल क्या है देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड export restriction on sugar, wheat and rice to ensure adequate supply in domestic market. Moreover, 50 lakh ton of wheat will be offloaded, says the Union Food Secretary. तो आइए न्यूज़ देखते हैं क्या कह रहा है। The Union Food Secretary Sanjeev Chopra said that here on Thursday the center has taken adequate measures including extension on restriction of export of sugar, wheat and rice. These essential items did not increase further, remained stable during the festival season. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, या कंट्री में हो रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे गुड्स की सप्लाई कम हो रही है। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट्स को कम किया गया है ताकि कंट्री में प्राइस जो है स्टेबल रहे एंड सप्लाई भी एडिक्वेट रहे। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी फेस्टिवल के टाइम पे अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए। तो एक बार हम इस आर्टिकल का एनालिसिस देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करी है। इन्फ्लेशन क्या है? इट इज़ अ जनरल राइज इन प्राइस और प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरली महंगाई जब बढ़ जाती है कुछ लंबे समय के लिए, क्योंकि हमें पता है महंगाई जो है बढ़ती घटती रहती है। आज कुछ और दाम है, कल किसी चीज़ कमोडिटी का कुछ और होता है, परसों बढ़ जाता है, घट जाता है। तो ये नहीं होता है इन्फ्लेशन। अगर यही चीज़ कॉन्स्टेंटली 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है, तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा है। पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, फिर 1 महीना हो सकता है या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 महीना हो सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो होता है, कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है? 2 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। सबसे पहले तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जनरली डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर साइड से आता है, कंज्यूमर साइड का होता है, एंड जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो प्रोड्यूसर साइड का होता है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी वैल्यू चेन में या फिर उनकी सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ गए, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, इनमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं या प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ होता है। तब जब कमोडिटी का प्राइस खुद बढ़ जाता है सप्लाई साइड से, तब उसे कॉस्ट पुश कहते हैं। लेकिन डिमांड पुल तब होता है जब कंज्यूमर्स के बीच में अगर मनी सप्लाई उनके पास बहुत बढ़ जाता है, तब कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है एक बार देखते हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी व्हेन कंज्यूमर्स देखिए फील कॉन्फिडेंट, दे स्पेंड मोर एंड
टेक मोर ऑन डेट। तो जब कंज्यूमर्स के पास पैसा ज़्यादा होता है तब उनकी परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाती है। जब परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाती है तब और ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। आपने जनरली देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है एक महीने 10,000 रुपीज़, फिर मान लीजिए अगले महीने अगर 20,000 रुपीज़ हो जाती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं आपका फिर एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो अगर इकोनॉमी में लार्ज स्केल पे ये हो तो एक टाइप से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने पे गुड्स की कमी होने लगती है। ठीक है, तो जब इस तरीके से गुड्स की कमी होती है तो गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, तब कंज्यूमर साइड से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। This leads to steady increase in demand which means higher prices। ठीक है, एसेट इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व होता है ये। ठीक है, अ सडन राइज इन एक्सपोर्ट फोर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज इन्वॉल्व, ये होता है एक्सपोर्ट की वजह से भी होता है। ठीक है, जब आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है ये इंक्रीज होने लगता है या फिर एक्सपोर्ट जो है बढ़ने लगते हैं, तो जो करेंसी है, करेंसी में आपका डेप्रिसिएशन होने लगता है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से परचेजिंग पावर घट जाती है और इन्फ्लेशन होने लगता है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में? गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट क्या कई बार करती है, प्रिंट करती है करेंसी को। जब प्रिंट करती है करेंसी को या फिर कोई भी तरीका होता है उस फिस्कल डेफिसिट को प्लग करने का, तो उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो गवर्नमेंट क्या होती है, ढेर सारा क्या मनी सप्लाई इकोनॉमी में पंप करती है। तो इससे क्या होता है, एकदम से मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। लोगों के हाँ, लोगों की सैलरीज इससे बढ़ जाती हैं या सब्सिडीज़ इससे और बढ़ जाती हैं, तो इससे मनी सप्लाई और ज़्यादा हो जाता है। फिस्कल स्टिमुलस हो गया, अगर कोई भी पैकेज देती है गवर्नमेंट किसी भी टफ फिस्कल सिचुएशन से निकलने के लिए, तब एकदम से मनी पंप इन किया जाता है इकोनॉमी में, तब इन्फ्लेशन होता है। अगर बोरोइंग इंक्रीज होती है तब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अगर डेप्रिसिएशन होता है, ये आपका इस पॉइंट से लिंक्ड है, अगर डेप्रिसिएशन होता है तो आपका इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है एंड गुड्स जो हैं और महंगी लगने लगती हैं। और लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब होता है तब होता है। ये कैसे? जब मान लीजिए इकोनॉमी में बहुत ढेर सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो सभी के हाथ में ढेर सारे वेजेस आती हैं, ढेर सारा पैसा होता है, हर किसी की परचेजिंग पावर हाई होती है। तो यहाँ पे जब सब लोग एक साथ किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात। अब ये जो होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो इसमें जैसे प्राइस ऑफ इनपुट्स हो गया, मान लीजिए शुगर केन, आप शुगर खरीद रहे हैं, आज मान लीजिए 10 रुपये है एंड इसको प्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए 5 रुपये का शुगर केन खरीदना पड़ रहा है। लेकिन कल अगर शुगर केन का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, अगर कोई मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो जाए जिससे शुगर केन का प्रोडक्शन ही कम हो जाए या फर्टिलाइज़र ना मिले या कुछ भी ऐसा हो जिससे शुगर को खरीदने का कॉस्ट बढ़ जाए, तब एक तरीके से प्राइस ऑफ इनपुट्स बढ़ जाता है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, जब भी फ्यूल एक इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग हर कमोडिटी के दाम बढ़ जाते हैं, तब वो चीज़ होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अलावा होता है होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन ऑफ कमोडिटीज़। मान लीजिए जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे लोग मास्क जो हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सैनिटाइज़र हो गया या फिर आपका पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, उस टाइम पे लोग एक ढेर सारा लेके रख ले रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल कमी बनाई जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, कोई भी कमोडिटी है वो जल्दी मिलती नहीं है तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। डिफेक्टिव सप्लाई चेन हो गई, मान लीजिए कहीं का लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से सप्लाई चेन डिफेक्टिव हो जाती है और प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं तब एक टाइप से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में, कोई भी वैल्यू एडिशन करने में टैक्सेस लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी तरीके का अगर बढ़ने लगेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, तो अगर क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो ये हम बात कर चुके हैं, ये भी डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन हो गया। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ कम होता है तो मान लीजिए जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से
प्रोक्योर करती हैं। मान लीजिए वीट का कोई आइटम बनाना है और कल को अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में वीट का प्रोडक्शन अच्छा ना हो, तब जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप फिर बढ़ने लगेगा, क्योंकि वीट ही नहीं जल्दी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फूड इन्फ्लेशन हो गया, ये भी आपका इसी से कनेक्टेड हो गया। और इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज्ड बाय आरबीआई। मान लीजिए किसी को अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है या वर्किंग कैपिटल चाहिए किसी को और अपना एमएसएमई चलाने के लिए, तो वो जाता है बैंक के पास लोन लेने। ठीक है, अब अगर आरबीआई जो है लोन का इंटरेस्ट अगर इंक्रीज कर देगी तो एक टाइप से लोन जो है किसी भी बिजनेस के लिए महंगा पड़ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग रीजंस होते हैं आपके इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इस टाइप से यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में भी इन्हीं रीजंस की वजह से फूड इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या करा, एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। ठीक है, क्या क्या मेजर्स होते हैं। तो बेसिकली हम इसमें 3 तरीके के मेजर्स कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 तरीके की मेजर्स होते हैं। सबसे पहले होता है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद होता है फिस्कल पॉलिसी, एंड उसके बाद आप कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ध्यान रखिएगा ये जो पूरा इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है, कोई भी आर्टिकल आता है इन्फ्लेशन का, तो ये आपका स्पेशली प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड आपका मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये मेंस का सिलेबस है GS 3 में कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज अराइजिंग रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से आपका GS 3 में इकोनॉमी में वाला इन्फ्लेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव से आपको ये सारे एनालिसिस आने चाहिए। तो अब देखते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी जो हैं ये भी आपका गवर्नमेंट जारी करती है और लोकल एडमिन जारी करता है। ठीक है, क्या क्या मेजर्स होते हैं इनके, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आपके अलग अलग टाइप के पॉलिसीज़ हो गई। जैसे इसमें भी 2 तरीके के मॉनेटरी टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव होता है, इसमें क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में जैसे रेपो रेट का कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे बैंक रेट चेंज होता है। ठीक है, जैसे रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद आप कह लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एंड क्वालिटेटिव में जैसे मॉरल सुएशन होता है। ठीक है, एंड उसके बाद रैशनिंग होता है। तो इस तरीके के टूल्स होते हैं। इन्फ्लेशन को जब आरबीआई कंट्रोल करता है तो ये टूल्स यूज़ करता है। इसके बाद जब गवर्नमेंट की बात आते हैं, गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे टैक्सेस क्या हो गए, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। कि मान लीजिए अगर टैक्सेस जो हैं अगर इंक्रीज़ कर दिए तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी वेजेस थोड़ी कम हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो मनी सप्लाई होगा, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन भी कम होने लगता है। उसके बाद है सब्सिडीज़ हो गए। ठीक है, एंड इसके बाद हो गए आपके जैसे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया, जो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या होते हैं, कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं ये आपका अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, इसेंशियल कमोडिटीज़ का, को कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे किसी भी कमोडिटी पे टेम्परेरी बैन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट
को कंट्रोल करते हैं, जैसे लिबरलाइज कर दें या फिर और टाइट कर दें, ठीक है। जो होर्डिंग होती है उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड जो स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे लेबर स्ट्राइक्स होते हैं, वो भी उनकी वजह से भी जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं ज़्यादा होगा तो गुड्स की ज़्यादा स्कैरसिटी होगी, जब स्कैरसिटी होगी तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्राइक्स को कंट्रोल करते हैं यूनियंस की, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गए। तो ये आपके कुछ कुछ तरीके हो गए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी नेपाल में रिसेंटली अर्थक्वेक आया है, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस करता है कि नेपाल में अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जैसे अभी रिसेंटली एक 6.3 मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक आया था वेस्टर्न नेपाल में। एंड अक्टूबर 15 में भी एक मल्टीपल अर्थक्वेक आए थे जिसमें ऑलमोस्ट 1000 लोगों की डेथ हुई थी। कहाँ पे? नेपाल, अफ़गानिस्तान की हेरत प्रोविंस में, ठीक है। एंड तो ये वाला आर्टिकल आपका डिस्कस करता है कि अफ़गानिस्तान में फ्रीक्वेंट क्यों हैं इतने अर्थक्वेक्स, ठीक है। वहाँ पे क्यों इतने सारे, ऐसी क्या जोग्राफिकल रीजंस है कि वहाँ पे इतने अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि अर्थक्वेक्स होते कैसे हैं, क्या रीजंस होते हैं अर्थक्वेक के। एंड ये बात इसके बाद करी है कि अफ़गानिस्तान में क्या क्या रीजंस होते हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये आपका दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आपका ये GS 1 में आता है फिजिकल ज्योग्राफी में, एंड फिजिकल फिनोमेना में। ये डायरेक्ट आपका सिलेबस में दे रखा है। एंड प्री में भी इस अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक चैप्टर होता है उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट में। एंड अभी भी मेंस में इन चीज़ों के बारे में रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है? अर्थक्वेक को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो रिगरस शेकिंग ऑफ ग्राउंड आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जब ज़मीन एकदम से बहुत ज़्यादा हिलने लगती है तब आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अभी इसके बारे में और आगे डिस्क्राइब करेंगे। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो द कंट्री इज सिचुएटेड ऑन यूरेशियन प्लेट विच इज़ बॉर्डर्ड बाय सेवरल अदर टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूडिंग अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड ईरानियन प्लेट। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है अफ़गानिस्तान का मेजर रीज़न होता है अर्थक्वेक का, प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड यहाँ पे बताने की कोशिश की है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है काफ़ी सारी प्लेट्स के बीच में है। जैसे ये देखिए, ये हो गई आपकी इंडियन प्लेट हो गई, ये हो गई आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, ये हो गई अरेबियन प्लेट। तो एक टाइप से जो अफ़गानिस्तान है वो इन तीनों प्लेट्स के अराउंड सिचुएटेड है। तो इसलिए ये वाला एरिया, कोई भी एरिया अगर जंक्शन पे लोकेटेड होता है, कोई दो प्लेट्स के बॉर्डर पे लोकेटेड होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स के होने की संभावना है। जैसे देखिए अभी रिसेंटली टर्की अर्थक्वेक जो आया था जनवरी में इस साल के शुरुआत में, वो कहाँ लोकेटेड था? देखिए वो था आपका अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के ऑलमोस्ट इस रीजन में टर्की था। और नेपाल का जो अर्थक्वेक आता है वो कन के बीच में होता है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में आता है। तो कोई भी रीजन अगर प्लेट्स के मीटिंग पॉइंट पे लोकेटेड होगा तो वो डेफिनेटली अर्थक्वेक प्रोन रीजन होगा। अब ये क्यों होगा इसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड, ठीक है। की टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक क्या क्या है? सबसे पहले एपिसेंटर जो होता है, जनरली आपको एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में आपको पूछ सकते हैं। आपको टर्म्स दे देंगे अलग अलग, एपिसेंटर, फोकस, हाइपोसेंटर या कुछ भी दे देंगे और आपको मैच करने को कह देंगे, या फिर आपको स्टेटमेंट दे देंगे एंड आपको बोलना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। और ये ध्यान में रखिए, एपिसेंटर जो होता है सरफेस पे होता है, जो फोकस होता है उसके डायरेक्टली अबव होता है।
उसके बाद आता है फोकस। क्या होता है? द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स। तो आप ऐसा देख लीजिए, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर ट्रैवल करता है और सरफेस पे ट्रैवल करता है। तो जो अर्थ के सरफेस के नीचे वाला जो पॉइंट है ये होता है आपका फोकस, और ये जैसे ही इसके जस्ट ऊपर वाला जो परपेंडिकुलरली ऊपर सरफेस जो होता है, जहाँ पे जिसके जस्ट नीचे ये लोकेटेड होता है, ये सरफेस है, इस सरफेस के जस्ट नीचे फोकस है और ये सरफेस पे ये वाला पॉइंट होगा, ये आपका एपी सेंटर होगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। उसके बाद हाइपोसेंटर है, अनदर नेम फॉर द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो इसे फोकस भी कहते हैं, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फॉल्ट क्या होता है? फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो रीजन्स हैं, जो आपके इंटरसेक्शन या फिर मीटिंग पॉइंट वाले जो रीजन हैं, ये आपके फ्रैक्चर्स से भरे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स होते हैं और फ्रैक्चर्स की वजह से ही फिर आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट अकर आफ्टर द मेन अर्थक्वेक इन द सेम प्लेस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक मेन अर्थक्वेक आया, उसके बाद कुछ छोटे छोटे यहाँ पे अर्थक्वेक्स महसूस होते हैं, उनको जो कहते हैं आफ्टर शॉक्स कहते हैं। उसके बाद फोर शॉक क्या होता है? स्मॉलर अर्थक्वेक दैट अकर बिफोर द मेन अर्थक्वेक इन द सेम प्लेस। तो आफ्टर शॉक मेन अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, एंड इससे पहले जो होता है इसे फोर शॉक कहते हैं, ठीक है, एंड मेन अर्थक्वेक के बाद जो होता है उसे आफ्टर शॉक कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा सीरीज। सीज्मोग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ग्राउंड मोशन जो अर्थक्वेक की वजह से होता है। और सीज्मोलॉजी क्या होता है? इस पूरे अर्थक्वेक के प्रोसेस की स्टडी को हम सीज्मोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, नापते कैसे हैं अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक के नापने के दो तरीके के स्केल होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड स्केल होता है, एक इंटेंसिटी स्केल होता है। देखते हैं क्या होता है। दीज आर टू वेज टू मेजर इट्स साइज एंड इम्पैक्ट। तो मैग्नीट्यूड असल में क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ इट्स एनर्जी रिलीज and it's determined from measurement of the seismic waves generated by the earthquake। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है वो एनर्जी से ही रिलीज होती है, एनर्जी ही कॉज करता है इतना बड़ा जियोफिजिकल फिनोमेना। तो उस एनर्जी को जब हम नापते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, एनर्जी किस फॉर्म में, सीज्मिक वेव के फॉर्म में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो होता है आपका मैग्नीट्यूड। और द रिक्टर स्केल एंड द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल are the two most common scales used to measure the earthquake. The Afghanistan earthquake measures 6.3 on magnitude scale। तो अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से नापें तो दो तरीके के उसके स्केल होते हैं, एक तो रिक्टर स्केल होता है और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल होता है। एंड अगर जैसे रिक्टर स्केल पे आप 6.3 का मैग्नीट्यूड आता है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई अर्थक्वेक है, हाई मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है। अब इंटेंसिटी क्या होती है? मेजर ऑफ द शेकिंग कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कई बार अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन हो सकता है कि ग्राउंड उतने ज़्यादा शेक ना करें। एंड कई बार ऐसा भी होता है ग्राउंड जो है बहुत वल्नरेबल है, बहुत लूज है, तो कम मैग्नीट्यूड में भी ग्राउंड की शेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो जो शेकिंग वाला पार्ट है कि कितना डैमेज हो रहा है, कितना शेक हो रहा है ग्राउंड, वो होता है इंटेंसिटी। इट इज़ डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, टाइप ऑफ ग्राउंड, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द एरिया। एंड मेजर किससे करते हैं इंटेंसिटी को? मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल, इससे मेजर करते हैं अर्थक्वेक को। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग ये सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक है, ये हो गया, जैसे ये हो गया, और हर जगह लिखा है प्लेट, ठीक है, नाज़का प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो ये प्लेट है क्या? तो प्लेट क्या है? बेसिकली इट इज़ द सेगमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे हम जानते हैं अर्थ की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका कोर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका मैंटल हो गया, ये हो गया आपका क्रस्ट,
ठीक है, तो एक टाइप से यही चीज़ें जो होती हैं प्लेट बनाती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं समझाता हूँ, जैसे क्रस्ट जो होता है, कॉन्टिनेंट का अलग क्रस्ट होता है, ओशन का अलग क्रस्ट होता है। तो कॉन्टिनेंट के क्रस्ट का एक भाग और ओशन के क्रस्ट का एक भाग, ये दोनों मिला के एक प्लेट बनाते हैं, ठीक है। एंड इस जब सारी प्लेट मिल के पूरे जो सरफेस होता है अर्थ का, वो होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है क्रस्ट और अपर मैंटल जो होता है वो बनाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर जो होता है हार्ड होता है और आपका ब्रिटल होता है, ठीक है, एंड प्रोन टू डिफॉर्मेशन अंडर हाई स्ट्रेस, ठीक है। एंड इसके बाद इसकी डेंसिटी भी कम होती है। एंड ये जो पूरा लिथोस्फेयर वाली जो एक प्लेट होती है, ये एक सरफेस पे फ्लोट करती है, ठीक है। उस सरफेस के नीचे वाला एरिया जो होता है आपका एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर जो होता है आपका अपर मैंटल से लेके बाकी नीचे तक कोर के ऊपर तक का एरिया एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर जो होता है आपका थोड़ा प्लास्टिक होता है, इतना होता है कि जो हार्ड लिथोस्फीयर है ये इसके ऊपर एक टाइप से फ्लोट कर सके। तो हम देख रहे हैं कि जो प्लेट होती है ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। और अलग अलग टाइप की जो प्लेट्स होती हैं, देखिए एक यही हो गया, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। तो जो प्लेट्स होती हैं अलग अलग सेगमेंट में होती है। ये आपकी पूरी एक प्लेट हो गई, ये दूसरी हो गई, और आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं प्लेट, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से इंटरेक्ट करती हैं तब और ज़्यादा फिनोमिना आते हैं, तब जाके अर्थक्वेक्स आते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो प्लेट्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। जब इंटरेक्ट करती हैं तो अलग अलग तरीके से प्लेट इंटरेक्ट करती हैं। तो देखिए कई बार अलग अलग टाइप की बाउंड्री बनती है, जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री कब बनती है कि जब दोनों बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर भाग रही हों, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कब होती हैं, जब दो बाउंड्रीज एक दूसरे से कन्वर्ज होती हों। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तब होती है जब एक बाउंड्री दूसरे से बस स्लाइड करे साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और जब भी अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज जो होती हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उनसे रिलेटेड अलग अलग फिनोमिना भी होते हैं, ठीक है। जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्री से रिलेटेड आपका मिड ओशनिक रिज होता है, ये फिनोमिना बनता है। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जब दो बाउंड्रीज आपस में लड़ती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो उनमें से एक बाउंड्री जो है नीचे चली जाती है और एक ऊपर रहती है। तो यहाँ पे आपका ट्रेंचेस बनते हैं। ये कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में अक्सर होता है। जैसे ये देख लिए, ये वाला पार्ट जो हो गया ये कॉन्टिनेंट का हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया ओशन का हो गया, और ये नीचे सबडक्ट हो रहा है। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में जनरली आपके अर्थक्वेक्स आते हैं काफ़ी सारे। ध्यान रहे, अर्थक्वेक्स यहाँ भी आते हैं और अर्थक्वेक्स यहाँ भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स रहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में। तो ये अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज हैं। कुछ बाउंड्रीज भी प्लेट्स भी दो टाइप की होती हैं। एक तो आपकी मेजर प्लेट होती है एंड आपकी माइनर प्लेट होती है। ये चीज़ आप, ये वाला जो मैप है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपके थ्योरी में एनसीईआरटी की थ्योरी में दिया हुआ है। एंड अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है, कि कौन सी प्लेट मेजर है, कौन सी प्लेट माइनर है, कौन सी प्लेट किसको टच कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक क्यों आया और अर्थक्वेक कैसे आया, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक जो अफ़गानिस्तान है ये इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। तो यहाँ पे प्लेट्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। जब भी इंटरेक्ट करती हैं तो अर्थक्वेक जैसे फिनोमिना होते हैं। चलिए अब हम अपने एडिटोरियल एनालिसिस पे आते हैं, देखते हैं क्या मेन एडिटोरियल्स आए हैं आज के न्यूज़पेपर में। सबसे पहले है एन अपॉर्चुनिटी टू रीकास्ट इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। ये वाला एडिटोरियल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है,
स्पेशली आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पे GS1 से ये इससे रिलेटेड है, आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। एंड इसके बाद ये GS3 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो एंड सेकेंडली ये आर्टिकल आपका GS2 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका लीगल फ्रेमवर्क आ जाता है ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। एंड बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी के क्या क्या, तीन चीज़ों के बारे में, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं फूड सिक्योरिटी के, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या सल्यूशन है। तो एक टाइप से मान लीजिए ये आर्टिकल आपका एक प्रॉपर आंसर है पूरा GS का, तो इसलिए ये वाला आर्टिकल आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ऑथर ने बताया है कि अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे था, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है कि हम फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को देखें। तो इंडियन फूड सिक्योरिटी में तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन को सर्व करता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा होता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, कि खाना तो जैसे फूड सिक्योरिटी का बारे में अगर बात करूं, फूड सिक्योरिटी के बारे में, तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। अवेलेबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, एंड उसके बाद क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है आपका न्यूट्रिशन। जब ये चारों चीज़ें फुलफिल होती हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तब आपका किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी भी कंट्री में फूड अवेलेबल नहीं है, या फूड की पहुंच में नहीं है, या लोग फूड को ख़रीद नहीं पा रहे हैं गरीबी की वजह से, या खाना तो है लेकिन डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं कहा जाता। तो यही चीज़ें हैं बताया जा रहा है इसमें कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और फूड सिक्योरिटी आपके रेजिलियंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। रेजिलियंस किस चीज़ की? इकोसिस्टम की रेजिलियंस। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि जो फूड उगता है उसके लिए एक अच्छा सॉइल होना ज़रूरी है, उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, और क्लाइमेट कंड्यूसिव चाहिए होता है। तो फूड सिक्योरिटी के ये इतने सारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, और सारे ही आपस में लिंक होते हैं कि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और लोगों का लाइवलीहुड, तो ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं फूड सिक्योरिटी से। ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में ऑथर ने बताई हैं इस आर्टिकल के। अब बात करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं बेसिकली जो हमने देखा फूड सिक्योरिटी में। न्यूट्रिशन हो गया, आपका लाइवलीहुड हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया। न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंट हो गया। इनके क्या क्या इश्यूज़ हैं आज के समय में फूड सिक्योरिटी में। अगर आपसे कोई इश्यूज़ पूछें तो वो एक ब्रॉड टॉपिक होगा। आप क्या करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड इस तरीके से करिए जैसे यहाँ पे किया गया है, एंड उसके बाद फिर आप इश्यूज़ बताइए। तो वो एक टाइप से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है आंसर करने का। तो देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है 2019 और 20 का। ध्यान रहे ये वाला डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको कोट कर सकते हैं आप अपने एग्जाम्स में, एंड अगर करते हैं तो आपके आंसर्स में वैल्यू और इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो डेटा आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें हमें पता चलता है इंडिया में 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, 57% और 25% मेन और वुमेन जो हैं एनीमिक हैं, आयरन की कमी है, ठीक है। एंड उसके बाद इससे अपोजिट एक और इशू होता है कि जहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी है, स्टंटिंग हो रही है, वहाँ पे
स्टार्क ऑपोजिट है कि ओबेसिटी है, लोगों में का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड उसकी वजह से इंडिया में 24% मेन जो हैं और 23% वुमेन हैं वो ओबेसिटी का शिकार बन रहे हैं, कि जैसे डायबिटीज़ हो गया, ज़्यादा वज़न हो गया, मोटापा हो गया, ये चीज़ें इशू है। तो इसको एक टाइप से डबल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन इशू बताया है, जहाँ पे न्यूट्रिशन कम होने के इश्यूज़ हैं, वहीं न्यूट्रिशन ज़्यादा होने के भी इश्यूज़ हैं आजकल हमारे कंट्री में। ये हो गया एक एस्पेक्ट। फूड लाइवलीहुड का क्या क्या एस्पेक्ट है, जो खाना जो है फार्मर्स उगा रहे हैं, ठीक है, वही उगा रहे हैं, वही हमारे प्लेट पे आके सर्व होता है। तो फार्मर्स को क्या क्या फूड्स प्रोड्यूस करने में इश्यूज़ आते हैं, उनके फार्मिंग जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग लाइवलीहुड में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, वो है जैसे फार्म इनकम बहुत कम है। जो फूड उगाते हैं फार्मर्स, जो सेल करते हैं मार्केट में, उनका कॉम्पनसेशन उन्हें नहीं मिलता है, उनकी वैल्यू नहीं मिलती है एडिक्वेट जितनी होनी चाहिए। और ये खासकर सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। ये आपके पुअर फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, बहुत गरीब फार्मर्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, हमारे पूरी फार्मिंग कम्युनिटी में 85% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास ऑन एन एवरेज बस 1.15 हेक्टेयर की ज़मीन है, एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट 0.8 हेक्टेयर ही ज़मीन है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं पुअर एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड उनकी इनकम भी बहुत कम है, एंड वही रिस्पॉन्सिबल है हमारा खाना प्रोड्यूस करने के लिए। एंड उसके बाद एक और इशू ये है कि 68% जो इनकम होती है फार्मर्स की, वो नॉन फार्म एक्टिविटी से आती है। क्या? जैसे लेबरिंग से आती है, ठीक है, लेबरिंग हो गया, जैसे वेज वर्कर्स हो गए, जैसे एमजी नरेगा हो गया, वहाँ पे काम करके कमा रहे हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं उनकी 68% इनकम जो होती है वो फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटी होती है वहाँ से आती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इशू है, ये बताता है कि फार्मिंग एक कितनी कम रिन्यूमरेटिव एक्टिविटी है। और दूसरी बात ये, जो फार्मर्स हैं उनमें स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद अब इन्वायरमेंट की बात करें फूड सिक्योरिटी में, तो अब इस पे देखते हैं डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल सैलिनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नदियों में पानी कम होता जा रहा है, या फिर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये एक नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन है। एंड ऑलमोस्ट आधा जो कल्टिवेबल लैंड है अपनी कंट्री में, वो उस जो सॉइल है उस लैंड का, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है न्यूट्रिएंट्स में। और ग्राउंड वाटर का आजकल ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पंजाब में बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर टेबल ऑलमोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से अभी तक 75% तक ड्रॉप हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम्स तो देख लिए कि ये इशू होते हैं फूड सिक्योरिटी में। अब इन्हीं बेसिस पे सल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो सल्यूशंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके ऑथर ने बताया है कि भाई कंज्यूमर्स के साइड से क्या सल्यूशन हो सकते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनके साइड से क्या सल्यूशन होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं जैसे गवर्नमेंट हो गई या फिर इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनके साइड से क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। ये सल्यूशंस भी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख सकते हैं ऐसे। तो कंज्यूमर्स जो हो गए, जैसे हम आप जो हो गए मार्केट जाके फूड खरीदते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने में, प्रिजर्व करने में। जैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइट पे, ठीक है। अभी जैसे हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, वो ना खा के हम एक हेल्दी डाइट खाएं। उसके अलावा लोकली ग्रोन मिलेट्स को हम यूज़ करें, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, रागी हो गया। इसको हम बाहर से खरीद के नहीं, कि स्टेट के बाहर से या फिर कंट्री के बाहर से इंपोर्ट करके नहीं, बल्कि जो हमारे लोकली फार्मर जो इन ग्रेन्स को उगा रहे हैं, हम उसको कंज्यूम करें। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा हेल्थ बेनिफिट होगा,
ठीक है, और जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनकी भी इनकम इससे ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद बोला है कोऑपरेशन हमें चाहिए सिविल सोसाइटी में, मीडिया में और हेल्थ कम्युनिटी में, ताकि इससे अवेयरनेस बढ़े हम सबके बीच में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील हो गया, अर्बन कैंटीन हो गया, इन सारे प्रोग्राम्स के बीच में कन्वर्जेंस और इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि जो इनके बेनिफिशरीज़ हैं वो एक टाइप से और ज़्यादा आगे डेवलप कर पाएँ। उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या सल्यूशंस हो सकते हैं कि वो फूड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकें, इंश्योर कर सकें। तो रेजिलिएंट इनकम सबसे पहला पॉइंट होता है, कैसे रेजिलिएंट इनकम उनकी कैसे बनाई जाए, अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करके। क्या, जैसे अभी सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग हो गया, ठीक है, और गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हो गई, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस हो गई कि वही क्रॉप्स उगाएं जो वहाँ पे लोकल इकोसिस्टम में पहले से इस्टेब्लिश हो, जो उस सॉइल में बिना किसी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र एडिशन के अच्छा ग्रो कर सकें, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट उस रीजन के हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि हम रेगिस्तान के एरिया में हम चावल उगा रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है, चावल जो है, जो धान की खेती हो गई वो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही है, तो ये एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग नहीं हुई। एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग ये हुई कि जैसे छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट नेचुरली सपोर्ट कर सकता है क्रॉप, जैसे रागी हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गई, उनको उगाया जाए, ना कि राइस या वीट वहाँ पे। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करी जा सकती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर फॉलो किया जा सकता है, प्रिसीजन फार्मिंग फॉलो करी जा सकती है। उसके बाद ये बताया गया है कि सब्सिडीज से आगे बढ़ के हम फार्मर्स को डायरेक्ट कैश सपोर्ट दें, और इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज को प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी लाएं और फार्मिंग में नई रिसर्च लाएं फार्मिंग में। एंड उसके बाद मिडिल मैन जो आपका इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट वाली बॉडीज़ हो गई, उनके लिए बोला है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाया जाए जो फार्म टू फोर्क वैल्यू चेन है। इसके बाद जो वैल्यू एडिशन होता है उनको रूरल एरियाज़ में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद प्रोक्योरमेंट जो है वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किया जाए और सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट किया जाए। इसके लिए जैसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी खुले हैं, ऑथर ने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे दी हार्ट हो गया एक स्टार्टअप, निंजा कार्ट हो गया, ये सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट करता है डायरेक्टली फार्मर से। इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसे कोट कर सकते हैं, तो इससे आपके आंसर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। दिखता है कि हाँ, आपको सिर्फ पॉइंट ही नहीं पता, पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी पता हैं। और जो फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं छोटे छोटे फार्मर्स के, उनके बीच में भी ट्रेडिंग हो, वो आपस में भी एक्सचेंज कर सकें। तो ये कुछ सल्यूशंस बताए हैं ऑथर ने फूड सिक्योरिटी को लेकर। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है क्लाइमेट जस्टिस इन अ वार्मिंग इंडिया। क्लाइमेट जस्टिस इन अ वार्मिंग इंडिया। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या क्या बात करी है इस पूरे आर्टिकल में, ये आपका जो आर्टिकल है आपका GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये आपका एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, इसलिए ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। एंड ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं कि क्या बात करी है ऑथर ने। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ऑथर ने 3 चीज़ें बताई हैं कि अभी रिसेंटली G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया कि हम एनर्जी एफिशिएंसी को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कुछ गैप्स हैं जिनको नहीं, दिल्ली डिक्लेरेशन में कुछ गैप्स को एड्रेस नहीं किया गया। क्या वो इम्पोर्टेंट गैप है कि जो फॉसिल फ्यूल जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे डिक्रीज़ किया जाए, उनको कैसे फेज़ आउट किया जाए, इसके बारे में दिल्ली डिक्लेरेशन कोई बात नहीं करता है। बस ये कहता है कि हाँ, हमें एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है, एनर्जी कैपेसिटी बढ़ानी है, जबकि फॉसिल फ्यूल को कम करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा है।
जब तक फॉसिल फ्यूल नहीं कम होगा तब तक एमिशंस जो हैं बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करी है कि एनर्जी ट्रांजिशन जो है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो हो ट्रांजिशन होता है, उसमें क्या एस्पेक्ट होते हैं, उसके दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल को एमिट कर रहा हो, जो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके कार्बन का एमिशन कर रहा हो, जो CO2 को एमिट कर रहा हो, उसका जो कॉस्ट होता है, उसका सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट होता है, उसको एमिट करने वाले को पे करना चाहिए, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो सफ़र कर रहा है इस CO2 के एमिशन से, जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं CO2 के एमिशन से, जो क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो एक टाइप से ये लोग जो एमिट कर रहे हैं ये लोग पे करेंगे, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये इसका कॉम्पनसेशन को रिसीव करेंगे। जब ऐसा होता है, जब जो पल्यूट कर रहा है वो पे करता है और जो सफ़र करता है उसको एक फेयर अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मिलता है, तो उसको क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं। और अगर क्लाइमेट जस्टिस नहीं होता है तो एक टाइप से इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है। इनइक्वालिटी कैसे? रिच कंट्रीज और रिच होती जाती हैं इसकी वजह से, जो और पुअर कंट्रीज और पुअर होती जाती हैं। अब तीसरी चीज़ क्लाइमेट जस्टिस के बारे में इंट्रोडक्शन में ऑथर ने बताई है, जो क्लाइमेट जस्टिस वाला एस्पेक्ट है, क्या पेमेंट का और कॉम्पनसेशन का, ये इंडिया में नहीं फोकस होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है कि हमारा एमिशन पहले से ही कम है, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे नहीं किया जाता, तब एमिशंस जो हैं बढ़ने लगते हैं। जब एमिशंस बढ़ने लगते हैं तो अब उनके इम्पैक्ट एंड स्पेशली नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में क्लाइमेट इनइक्वालिटी जो है आगे चल के बढ़ सकती है, एंड क्लाइमेट जस्टिस का जो एस्पेक्ट है वो इंडिया में कम हो सकता है। तो ऑथर ने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि क्लाइमेट जस्टिस इनजस्टिस जो है, इसमें के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे क्लाइमेट इनजस्टिस जो है इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, क्लाइमेट इनजस्टिस से कैसे इनइक्वालिटी होती है और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इस बारे में बात करी है। तो क्लाइमेट इनजस्टिस में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और एनर्जी ट्रांजिशन होता है, और इसकी वजह से पुअर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात आती है क्लाइमेट चेंज का, तो ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन से पुअर पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहले एक बार हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देख लें कि क्लाइमेट चेंज से पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कैसे आती है। तो सबसे पहले तो देखिए क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि सूखा पड़ता है, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आते हैं, जैसे आपका ड्राउट हो गया, ठीक है, आपका साइक्लोन्स हो गए, जैसे हीट वेव्स हो गया, कोल्ड वेव हो गया, या जैसे फ्लड हो गए। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं, और इससे ओशन टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में ओशन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है। इससे क्या होता है, फार्मिंग कम्युनिटीज़ और जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं ये जनरली वल्नरेबल एंड आपकी पुअर कम्युनिटीज़ जो होती हैं, या फिर कह लीजिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो होती हैं, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फेलियर होता है, ठीक है। अगर जो फिशिंग कम्युनिटीज़ होती हैं उनके फिशेस जो है, उन फिशेस का स्टॉक कम होने लगता है, तो उनके हाथ में जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस नहीं आता है। जब प्रोड्यूस नहीं आएगा तो वो बेचेंगे क्या, एंड जब कुछ बेच नहीं पाते हैं तब वो और पुअर होते जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, ये जो इशू है कि क्लाइमेट चेंज से पॉवर्टी हो रही है, इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन जो सोसाइटी को है, सोसाइटी को भी एक सोशल एक्शन के माध्यम से और इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? पब्लिक एक्शंस हो गए, जैसे प्रोटेस्ट हो गए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अवेयरनेस हो गई। इन चीज़ों से भी सोसाइटी को सतर्क रहना पड़ेगा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर ऐसा सोसाइटी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट का और सोसाइटी का कोऑपरेशन और इनका इंडिविजुअल एफर्ट ज़रूरी होता है। अब जैसे हम यहाँ पे देख लिए कि क्लाइमेट चेंज कैसे
इम्पैक्ट करता है और क्लाइमेट पॉवर्टी पे इम्पैक्ट करता है और क्लाइमेट चेंज के को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन और पॉवर्टी का क्या लिंक है। हाउ एनर्जी ट्रांजिशन अफेक्ट्स सोसाइटी। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है ये नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है, कोई हर कंट्री खुद डिक्लेयर करती है कि हर कंट्री कितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी। ठीक है, खुद ग्लोबली टारगेट्स डिक्लेयर करता है कि हाँ इंडिया इतना % करेगा, यूएसए इतना % करेगा, चाइना इतना % करेगा। ग्लोबल फोरम पे जाके यूनाइटेड नेशन में जाके कहता है, सबको बताता है, एंड उसके बाद वापस अपनी कंट्री में आके पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करता है इनको फुलफ़िल करने के लिए जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। ये होते हैं INDC। तो इंडिया ने अभी रिसेंट INDC में बोला है कि हम 40% जो है रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे अपने कंट्री में, और 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हम अचीव करेंगे कि जितना कार्बन हम इमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन आज की रियलिटी 2021 में रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी ये है कि आज के समय में जहां हमने बोला है 40% रिन्यूएबल एनर्जी हम क्रिएट करेंगे, हमारा कोल से 2021 में एनर्जी प्रोडक्शन 56% है और क्रूड ऑयल से 33.4% है। ये एक बहुत बड़ा इशू है और कहने का मतलब ये है आज भी हमारी जो डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर करती हैं। अब बात करते हैं कंजम्पशन की। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फॉसिल फ्यूल से, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज़ कर रहा है 51%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा 11% यूज़ कर रहा है, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो 10%, और एग्रीकल्चर जो है, जो पूरा फूड सिक्योरिटी हमारा रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर पे, वो सिर्फ 3.6% ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट सिचुएशन बन जाती है कि एक तो एग्रीकल्चर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इंडिया में आजकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर से ज़्यादा डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोल और क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस कम कर दें एकदम से, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा स्लो पड़ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे एक क्रूशियल सिचुएशन है कि अगर हम एकदम से रिन्यूएबल सेक्टर में जाएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल और कोल को हाई रखना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा और कोल एमिशन भी बढ़ेगा। तो ये एक टाइप से एनर्जी ट्रांजिशन की एक इशू आ जाता है इंडिया में। इस बारे में ऑथर ने बात करी है, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छा एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होने चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, दोनों को इक्वली बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गैप जो होता है सिर्फ बढ़ता जाता है और इनइक्वालिटी भी है जो वो बढ़ती जाती है। तो अब सवाल होता है कि कैसे एक अच्छा सा एनर्जी ट्रांजिशन करें जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हो और आपका इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो। कैसे हो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन है, जो सेक्टर इस्टेब्लिश होगा एनर्जी ट्रांजिशन का, कि जो सोलर हो गया, विंड हो गया, इसमें लोगों का लाइवलीहुड प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इनसे संबंधित ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाए। जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं इन रीजन्स में उनको जॉब प्रोवाइड करें, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और डिसेंट वर्क और क्वालिटी जॉब्स दी जाए। इन सोलर, विंड हो गया और भी रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एनर्जी जहाँ पे ट्रांजिशन कर रही है उन सेक्टर में अच्छा वर्क और जॉब्स दिया जाए। तो इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट हो गया, GDP ग्रोथ हो गया, वो भी होगा। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉसिल फ्यूल जो पूरा सेक्टर है उसमें ज़्यादातर जॉब्स जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी के लोग एम्प्लॉयड हैं उनमें। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम तुरंत अगर फॉसिल फ्यूल सेक्टर से जॉब्स अगर कम कर देंगे तो वल्नरेबल कैटेगरी के लोग और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे
एक और एस्पेक्ट की बात करी है कि भाई एनर्जी ट्रांजिशन और फेडरलिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, कि बताया है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे कंट्री में वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं। उसका एक रीज़न है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, वो बहुत ज़्यादा इक्वल नहीं है। कैसे? देखिए, जो कोल के रिजर्व्स हैं, जैसे हमें पता है झारखंड में प्रेजेंट है कोल के रिजर्व, छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड आपका उड़ीसा में कोल के रिजर्व्स प्रेजेंट है, वो बेसिकली सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में आते हैं। ये वाले जो रीजन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुअर रीजन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कोल का प्रोडक्शन जो है बहुत हाई होता है, जो कोल होता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये वाला रीजन पुअर है। इस रीजन में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है कोल की वजह से। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर माइंस है वो 85% माइंस जो है पब्लिक सेक्टर की है। इसका मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा कोल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। और आज के समय में कोल जो है गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कहाँ? उड़ीसा गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कोल के थ्रू बहुत ज़्यादा कमाती हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ इनइक्वालिटी की बात करी है, एक तो कोल वाले रीजन्स हैं और दूसरा रेन्यूएबल एनर्जी वाले रीजन्स हैं, जैसे साउथ इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया। ये वाले जो रीजन्स हैं ये जनरली वेल्दी हैं। तो एक टाइप से देखिए, कोल वाले रीजन्स है पुअर हैं, रेन्यूएबल एनर्जी वाले रीजन्स जो हैं वो रिच हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है बेस्ड अपॉन एनर्जी रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इक्वल एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे इसको ब्रिज कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है इन दोनों के बीच में हम इसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके बताए हैं ऑथर ने कि जो रिच स्टेट्स हैं, जो वेल्दी स्टेट्स हैं, वो पुअर स्टेट्स को ट्रांजिशन करने में फंड्स प्रोवाइड करें, कैपिटल प्रोवाइड करें, उनको मॉनेटरी हेल्प दें, ठीक है। जो पुअर स्टेट्स में, एनर्जी पुअर या फिर कोल वाले स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस एरिया में, उनका रीस्किलिंग करी जाए और लोकल रिहैबिलिटेशन किया जाए। तो ये चीज़ बताई है कि क्लाइमेट जस्टिस में एक फेडरल एंगल भी आता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, और जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब के बीच में एनर्जी के फील्ड में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। एंड वी नीड टू बैलेंस द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ स्टेट ऑल्सो। तो ये था पूरा आर्टिकल। तो अगर आर्टिकल की अगर समरी देखें तो समरी में सबसे पहले ऑथर ने बताया है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इनजस्टिस के बारे में बताया है क्लाइमेट इनजस्टिस क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से होता है, इसकी वजह से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी आती है। और इसके बाद सल्यूशन के बारे में बात करी है। सल्यूशन में 4 चीज़ें बताई हैं कि बैलेंस करना है हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करना है, रीजनल इनइक्वालिटी कम करनी है और फेडरल कोऑपरेशन करना है, सेंटर और स्टेट का और स्टेट का। तो ये था ये पूरा आर्टिकल, एंड ये आर्टिकल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या एडिटोरियल्स हैं। अब उनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को आप एक बार पॉज करें, आप इनको रीड करें एंड आपके हिसाब से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है, हमने अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा। आप इसको पॉज करिए, इसको रीड करिए एंड इसको आंसर करिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, रीड, पॉज इट, रीड इट एंड कमेंट। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड इसके बाद अभी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आप ट्राई करिए मेंस के आंसर्स लिखने का। आंसर्स को आप कमेंट में लिख सकते हैं, उनका आपको रिव्यू भी मिल जाएगा, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। वैसे ये अभी 2023 का UPSC मेंस का सवाल है एंड इसका डिस्कशन भी चैनल पे इस क्वेश्चन का अवेलेबल है। चैनल का आपका ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, उसका डिस्कशन हो चुका है और ये क्वेश्चन उसमें आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखें और 150 वर्ड्स में फॉर 10 मार्क्स एंड इसको आप कंपेयर कर लें। दूसरा क्वेश्चन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से है, डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड, गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग सेलिएंट फीचर ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 3 डेकेड्स। ये है आपका 250 वर्ड्स का एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन। आप इसको अटेम्प्ट करिए एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया हो, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ हो, आपको इससे कुछ नए इंसाइट्स मिले हों एंड इनके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर कोई भी आपको इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।